Hello, good morning, students. So, today in this lecture, we are continuing our chapter 10, 18th century political formations of history of class 7. In the previous lecture, we have seen the crisis in Mughal Empire and the emergence of new states. Yesterday, we have seen about the fragmented states Hyderabad, Awadh, and Bengal. And today, we will learn in detail about all the states. So look here, Hyderabad. निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, the founder of Hyderabad state. जो हैदराबाद स्टेट था उसका फाउंडर था निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ. Was one of the most powerful members at the court of the Mughal Emperor फारूकसियार. जो मुगल एम्परर फारूकसियार था उसकी कोर्ट के अंदर सबसे शक्तिशाली मेंबर था निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ. He was entrusted first with the governorship of Awadh and later given charge of the Deccan. सबसे पहले उसको अवध का जो कार्यभार था गवर्नरशिप वो दी गई थी और उसके बाद उसको डेक्कन का चार्ज भी दिया गया. एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस आसफ जहाँ ऑलरेडी हैड फुल कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. जो डेक्कन प्रोविंसेस थे तो उसके ऊपर एज अ मुगल गवर्नर होने की वजह से उसका पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन पहले से था. Taking advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered power in his hands and became the actual ruler of that region. अब जो डेक्कन प्रोविंसेस थे प्रांत थे उनका उसके ऊपर पहले से उसका जो कंट्रोल था वो होने की वजह से उसने उसका फ़ायदा उठाया, एडवांटेज उठाया. और डेक्कन के अंदर जो कंपटीशन और कोर्ट नोबिलिटी थी उसकी वजह से उसको सारा पावर मिल गया. उसने सारा पावर गेदर किया उसके हाथों में और वो रीजन का एक्चुअल रूलर, एक्चुअल शासक वो बन गया. उसने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली. आसफ जहाँ ब्रॉड स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द साउथ. अब आसफ जहाँ ने जो सोल्जर्स के जिनके पास बहुत ही स्किल्स थी और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे उनको नॉर्थर्न इंडिया में से यहाँ पे लाया कि जो साउथ में आके बहुत खुश थे. ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स. इसने मनसबदार अपॉइंट किए और उनको जागीर दे दी. ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पायर. लेकिन इसके साथ साथ में आसफ जहाँ मुगल एम्पेरर का सर्वेंट था. He ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. अब दिल्ली से कोई भी इंटरफियर के बिना इसने इंडिपेंडेंटली रूल किया या तो कोई भी डायरेक्शन के बिना. द मुगल एम्पेरर मैनली कन्फर्म द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम. अब जो मुगल बादशाह थे, मुगल एम्पेरर्स थे, वो निज़ाम के द्वारा लिए गए फैसलों पर सिर्फ उसकी पुष्टि कर लेते थे या तो फिर उसको कंफर्म कर लेते थे. द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास. अब जो हैदराबाद स्टेट था उनकी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूली मराठास के साथ स्ट्रगल रही टू द वेस्ट एंड विथ इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स जो नायकास थे उनके साथ ऑफ द प्लेटो. सो द ambitions of the Nizam to control the rich textile producing areas of the Coromandel coast in the east were checked by the British who were becoming increasingly powerful in that region. अब आसफ जहाँ जो है वो वेस्ट में कोरोमंडल जो कोस्ट है उसके ऊपर अपना कंट्रोल लगाना चाहता था. लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिश के होने की वजह से उसको वहाँ पे स्टे लग गया. वो चीज़ कर नहीं पाया, वहाँ पे उसका कंट्रोल नहीं कर पाया. Because the Britishers were becoming increasingly powerful in that region. वो रीजन के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका पावर बढ़ता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था. Now see अवध. बुरहानुल मुल्क सादत खान was appointed सूबेदार ऑफ अवध in 1722. 1722 में ये जो अवध का स्टेट था उसका फाउंडर और सूबेदार बुरहानुल मुल्क सादत खान को बना दिया गया एंड फाउंडेड अ स्टेट विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर. जब मुगल एम्पायर का विघटन हुआ तो उसमें से जो स्टेट हुए उसमें से एक पावरफुल स्टेट अवध था. अवध वॉज अ प्रॉस्परस रीजन जो कि बहुत समृद्ध था, कंट्रोलिंग द रिच एल्यूवियल गंगा प्लेन के जो गंगा
प्लेन के समुद्र हिस्सों में फैला हुआ था एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल, और जो नॉर्थ इंडिया और बंगाल का मेन व्यापार का जो रूट था वो इसी में से होकर गुजरता था। बुरहानुल मुल्क ऑल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी दीवानी एंड फौजदारी। अब बुरहानुल मुल्क ने जो सूबेदारी दीवानी और फौजदारी सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। In other words, he was responsible for managing the political, financial and military affairs of the province of अवध। शॉर्टली अगर हम कहें तो जो अवध के पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स थे ये सारी चीज़ें बुरहानुल मुल्क के हाथ में आ गई। यही इन सब चीज़ों का करता धरता हुआ करता था। Burhanul Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। अब बुरहानुल मुल्क ने मुगल्स के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिस होल्डर्स यानी कि जागीरदारों को कम करके मुगल का जो इन्फ्लुएंस था अवध पे वो कम करने की कोशिश की। ही ऑल्सो रिड्यूस्ड द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशंस। अब इसने जो खाली जगह थी, खाली पोजीशंस पे उसने अपने खुद के लॉयल सर्वेंट्स अपॉइंट किए और जागीर्स की साइज कम कर दी। The accounts of Jagirdars were checked to prevent cheating and the revenues of all districts were reassessed by officials appointed by the Nawab's court. अब जो जागीरदार के अकाउंट थे वो फिर से उनकी जांच की गई, फिर से चेक किए गए क्योंकि उसमें कोई चीटिंग ना हो। जो रेवेन्यू आता था डिस्ट्रिक्ट का उसके अंदर और उसको फिर से रीअसेस किया गया जो नवाब की कोर्ट के ऑफिसर्स थे उनके द्वारा। ही सेज द नंबर ऑफ राजपूत जमींदार्स एंड द एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान ऑफ रोहिलखंड। उसने बहुत सारी जो राजपूत लैंड थी, राजपूत की जो ज़मींदारी थी और रोहिलखंड की जो फर्टाइल लैंड्स थी वो अपने हाथों में अपने अंडर ले ली। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। अब ये जो राज्य था वो लोन के लिए जो लोकल बैंकर्स होते थे या तो फिर महाजन होते थे उनके ऊपर डिपेंडेड रहता था। इट सोल्ड द राइट, इसने उसके राइट्स बेच दिए किसको, टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बीडर्स। जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता था उसको ये सारे राइट्स उन्होंने बेच दिए। दिस रेवेन्यू फार्मर्स यानी कि इजारादार अग्रीड टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। अब जो इजारेदार थे वो स्टेट को, राज्य को एक फिक्स अमाउंट देने का प्रॉमिस करते थे। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। अब लोकल जो बैंकर्स थे उन्होंने इजारेदार को जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करने की फ्रीडम दे दी थी। In turn, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. These developments allowed new social groups like moneylenders and bankers to influence the management of the state's revenue system, something which had not occurred in the past. और इसकी वजह से जो मनी लेंडर्स और महाजन थे वो पूरे स्टेट की जो रेवेन्यू सिस्टम थी उसके ऊपर मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंस करने लगे कि जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, विच वॉज नॉट अकर्ड इन द पास्ट। Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Nayab, deputy to the governor of the province. जो बंगाल था वो मुग़ल कंट्रोल से ब्रोक यानी कि उसके ऊपर अब मुग़ल का कोई कंट्रोल नहीं था, धीरे धीरे वो टूटने लगा था अंडर मुर्शिद कुली खान हु वॉज अपॉइंटेड एज द नायब, कि जिसका फाउंडर हम कह सकते हैं मुर्शिद कुली खान और जिसको नायब एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो प्रांत था उसका डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सेज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस। जो एक सूबेदार नहीं लेकिन उसने बहुत ही जल्द सारी जो पावर थी वो अपने हाथों में ले ली थी। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो हैदराबाद और अवध के अंदर हमने देखा कि जो पूरे स्टेट का रेवेन्यू होता था वो उसने अपने हाथों में ले लिया। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस, मुगल का जो प्रभाव था वो कम करने के लिए इन बंगाल ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। इसके लिए इसने सारे मुग़ल जागीरदार्स को उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर दिया और इसने नए से रीअसेसमेंट किया जो बंगाल का रेवेन्यू था उसके लिए। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश, यहाँ पे रेवेन्यू जो था वो कैश में कलेक्ट होता था विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल ज़मींदार्स। बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से ये सारे ज़मींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। एज अ रिजल्ट मैनी ज़मींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स,
और इसकी वजह से कुछ ज़मींदारों को बैंकर्स या तो फिर महाजन मनी लैंडर्स से उनको पैसे बोरो करने पड़ते थे। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड्स टू लार्जर जमींदार्स, और जो लोग ये कर यानी कि रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे, इनको बड़े ज़मींदारों को वो ज़मीन वो लैंड बेचनी पड़ती थी। The formation of a regional state in 18th century Bengal therefore lead to considerable change amongst the जमींदार्स। एक रीजनल स्टेट यानी क्षेत्रीय स्टेट बनने की वजह से 18th सेंचुरी के अंदर बंगाल के अंदर ज़मींदारों के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, कंसिडरेबल चेंजेस अमंग द जमींदार्स। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन, अब जो राज्य और बैंकर्स यानी कि साहूकार थे उनके बीच का जो संबंध था, घनिष्ठ संबंध, वो हैदराबाद और अवध के अंदर भी दिखा, एज वेल एज वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खान, जब अलीवर्दी खान का शासन चल रहा था इन 1740 to 1756। ड्यूरिंग हीज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस, और उसके शासन के दरमियान जो जगत सेठ का बैंकिंग हाउस था वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस और फेमस हुआ था। नाउ इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू, अगर हम बहुत ही नज़दीकी से देखें, वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमॉन्ग्स दिस स्टेट्स। इन सारे स्टेट्स के बीच में हमें कुछ कॉमन फीचर्स यानी सामान्य लक्षण देखने मिलते हैं। फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय अर्स्टवाइल मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स दैट दे हैड इनहेरिटेड। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू की थी उनके ऊपर उनकी नज़र रहती थी और हमेशा ये कुछ सिस्टम्स पे सस्पिशियस होते थे, उनको शक हुआ करता था। इन पर्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम, मोस्ट ऑफ अगर हम कहें तो जो जागीरदारी सिस्टम थी उसके ऊपर। सेकेंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, अब इनकी जो टैक्स कलेक्शन यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने की सिस्टम थी वो मुगलों से अलग थी, डिफरेंट थी। रेदर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भरोसा करने के बजाय ऑल 3 रेजिम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इन्होंने जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इजारादारी थोरोली डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल्स, अब जो इजारादारी की जो प्रथा थी, सिस्टम थी कि जिनको मुगल नापसंद करते थे। स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई। Their impact on the countryside differed considerably. The third common feature in all these regional states was their emerging relationship with the rich bankers and merchants. जो थर्ड कॉमन फीचर अगर हम देखने जाए तो इनका जो बैंकर्स या मर्चेंट्स व्यापारियों के साथ में जो रिलेशन था वो था। These people lent money to revenue farmers. अब ये जो लोग थे वो रेवेन्यू फार्मर्स को पैसे देते थे, रिसीव्ड लैंड एज सिक्योरिटी, और सामने उनको जो ज़मीन होती थी वो गिरवे रखनी पड़ती थी। एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दिस लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स, वो अपने खुद के एजेंटों के द्वारा ये ज़मीनों पे टैक्स कलेक्ट करते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। इन सब में अगर हम कॉमन देखने जाएँ तो जो रिचेस्ट मर्चेंट्स थे और बैंकर्स यानी साहूकार, उनको ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस मिल रही थी पॉलिटिकल ऑर्डर में हम देखें तो। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स, राजपूतों की वतन जागीरी। नाउ मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर एंड जोधपुर, कुछ राजपूत राजाएं जो थे मोस्ट ऑफली अगर जो हम कहें तो वो अम्बेर और जोधपुर से, हैड सर्व अंडर द मुगल्स, के जिन्होंने मुगल दरबार में अपनी सेवा दी थी विद डिस्टिंक्शन। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एन्जॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर, और उसके बदले में उनकी जो वतन जागीर थी उनको उसमें आज़ादी से रहने की एक परमिशन दे दी गई थी। इन द 18th सेंचुरी दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स, अब 18th सेंचुरी में इन शासकों ने जो आसपास का प्रदेश था, रीजन्स थे, उसके अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर, अजीत सिंह के जो जोधपुर के रूलर थे, शासक थे, वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, के जिन्होंने भी मुगल दरबार के अंदर ये पॉलिटिक्स के अंदर राजनीति के अंदर अपने पैर जमा लिए। एंड दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा, अब जो ये प्रभावशाली राजपूत फैमिलीज थे इन्होंने
गुजरात और मालवा के जो रिच प्रोविंसेस थे, समृद्ध प्रांत थे, उनके अंदर सूबेदारी के लिए दावा किया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे, इनको गुजरात की जो प्रदेश था, गुजरात का जो रीजन था, इसकी गवर्नरशिप मिली और सवाई राजा जयसिंह जो अम्बेर के थे, उनको मालवा का गवर्नर बना दिया गया। दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांगीर शाह, और इन सारी ऑफिसेस का न्यू फॉर्मेशन हुआ 1713 में जो एम्परर जहांगीर शाह थे उनके द्वारा। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ इंपेरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स। और अब इन लोगों ने अपने जो आसपास, अपने वतनों के जो आसपास के शाही एरियाज थे, शाही इलाके थे, इन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। नागौर वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर, इसमें से नागौर जो था वो जीत लिया गया। वाइल अम्बेर सेज द लास्ट पोर्शन ऑफ बूंदी, और जो अम्बेर था, इन्होंने बूंदी का बहुत बड़ा जो एरिया था वो अपने अंडर ले लिया। सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर, और सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपना नया कैपिटल बनाया। एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, और 1722 में इनको आगरा की सूबेदारी दे दी गई। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740 पुट सेवर प्रेशर। अब 1740 में जो आसपास के राजस्थान के अंदर जो मराठा कैंपेन थे, उन्होंने इन लोगों के ऊपर दबाव डाला ऑन दिस प्रिंसिपलिटीज एंड चेक्ड देयर फर्दर एक्सपेंशन, और उनका जो राज्य आगे बढ़ाने का जो एक्सपेंशन था उसको कंट्रोल कर लिया। इसकी वजह से इन्होंने ये लोग अपना शासन आगे नहीं बढ़ा पाए। You can see the Mehrangan Fort in Jodhpur in figure 5. Now see seizing independence, यानी कि आज़ादी हासिल करना। The Sikhs, the organization of the Sikhs into a political community during the 17th century. Chapter 8 के अंदर जो है सिख्स का जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में एक राजनीतिक रूप में यूनाइट होना। हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब, पंजाब के अंदर इन्होंने एक रीजनल स्टेट बनाया। सेवरल बैटल्स वर फोर्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा बहुत से युद्ध लड़े गए अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स और राजपूतों के सामने। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699, कि जब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई, उसके पहले और बाद में भी इन्होंने मुगल शासकों और राजपूतों के सामने लड़ाइयाँ लड़ी थी। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 में जब इनके मृत्यु हुई, उसके बाद द खालसा रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। उसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो खालसा पंथ था उसका प्रभाव पड़ा और रिवॉल्ट हुए जो मुगल अथॉरिटी थे उनके खिलाफ। डिक्लेयर्ड दैट सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कोइंस इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह। अब इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इनके गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के कोइन छपवाए, कोइन प्रिंट करवाए। एंड एस्टेब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलुज एंड द जमुना, और जमुना और सतलुज नदी के बीच में इन्होंने अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना दिया गया, पकड़ लिया गया एंड एक्सिक्यूटेड इन 1716, और 1716 में उसको मार दिया गया। हियर इज द पिक्चर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, ही इज द 10th गुरु ऑफ सिख्स। नाउ अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन 18th सेंचुरी, जो एक शक्तिशाली नेताओं के नेतृत्व में 18th सेंचुरी में द सिख्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू नंबर ऑफ बंड्स कॉल्ड जत्थास एंड लेटर ऑन मिसल्स। अब कुछ लीडर्स के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और फिर बाद में मिसल्स के रूप में एकत्रित किया, संगठित किया। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी दल खालसा। इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस होती थी उनको ग्रैंड आर्मी यानी कि दल खालसा कहा जाता था। इंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली। ये जो पूरी उनकी जो आर्मी फोर्स थी या बॉडी थी वो बैसाखी और दिवाली के फेस्टिवल्स पे अमृतसर पे इकट्ठा होती थी टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस, जो इनके सामूहिक निर्णय होते थे वो लेने के लिए। नॉन एज रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु माताज यानी कि जो गुरु के प्रस्ताव होते थे वो लेने के लिए। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और इन्होंने राखी की जो प्रथा थी वो इंट्रोड्यूस की। ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स
जो किसान थे उनको एक आरक्षण यानी कि रक्षण प्रदान करने के लिए ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। इस बेस पे कि उन्होंने सामने ये कंडीशन रखी कि उनका जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 20% यानी कि 20% वो लोग वहाँ देंगे कि जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिले। नाउ गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट द डेस्टिनी वॉज टू रूल। अब गुरु गोविंद सिंह ने कि जो ये मान्यता से इंस्पायर हुए थे कि राज करेगा खालसा, उनका जो पंथ बना हुआ है खालसा पंथ वो राज करने के लिए ही बना है। देयर वेल नेड ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्ड देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली हु हैड seized द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ शिर हिंद फ्रॉम द मुगल्स। अब जो अहमद शाह अब्दाली और मुगल गवर्नर्स थे इन्होंने पंजाब के कुछ प्रोविंसेस सरकार ऑफ सिर हिंद और कुछ पंजाब के जो एरिया थे वो अपने अंडर ले लिए थे। इनके सामने मुगल जो सिख्स थे उन्होंने रेजिस्ट किया। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कोइन अगेन इन 1765 और उसके बाद फिर से इन्होंने अपनी एक सार्वभौम सत्ता दिखाई कि उन्होंने अपने सिक्के छपवाए वापस 1765 में। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर्ड द सेम इंस्क्रिप्शन और इसके ऊपर जो उत्कीर्ण शब्द थे वर्ड्स थे वो एज द वन ऑन द ऑर्डर इश्यू बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के टाइम में जो खालसा पंथ ने जो अपने कॉइन्स बनवाए थे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए वैसे ही वर्ड्स इन सिक्कों पे भी थे। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from the Indus to the Jamuna but they were divided under different rulers। 18th century के एंड में जो सिख एरियाज थे वो यमुना तक फैले हुए थे बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स, लेकिन ये कुछ रूलर्स के अंडर डिवाइडेड थे। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह और उसमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह। रीयूनाइटेड दिस ग्रुप्स, इन्होंने ये सारे एरियाज को रीयूनाइट किया, एकत्रित किया एंड एस्टाब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया इन 1799। द मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम। जो मराठा किंगडम था वो एक शक्तिशाली पावरफुल रीजनल किंगडम था टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। जो मुगल शासन था उसके खिलाफ में ये खड़ा हुआ था। शिवाजी 1627 to 1680 carved out a stable kingdom with support of powerful warrior families देशमुख्स। अब यहाँ पर शिवाजी ने जो शक्तिशाली योद्धा परिवार थे यानी कि देशमुख, उनकी हेल्प की वजह से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजन पैस्ट्रोलिस्ट यानी कि कुंबीज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। इन लोगों ने मराठा आर्मी को बहुत सपोर्ट किया। शिवाजी यूज्ड दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला, यानी कि जो प्रायद्वीप एरिया था उसके सामने लड़ने के लिए शिवाजी को इन सारी फोर्सेस ने सपोर्ट किया। उन्होंने इन सारी फोर्सेस का यूज़ किया। आफ्टर शिवाजीज डेथ, शिवाजी की मृत्यु के बाद इफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स who served Shivaji's successors as पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर। पूना became the capital of the मराठा किंगडम। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद जो चित्पावी ब्राह्मण थे उनका जो परिवार था उनके हाथ में मराठा की सत्ता रही कि जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के रूल के दरमियान, शासनकाल के दरमियान पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे अपनी सेवाएं दी थी और फिर पुणे को मराठा राज्य की राजधानी बना दिया गया। अंडर द पेशवास के अंडर द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो मराठास थे उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed। अब उनकी जो सफलता थी, सक्सेस थी, उसका जो रहस्य था वो ये था कि जो मुग़ल के फोर्टिफाइड एरियाज थे वहाँ उसके पास से चुपचाप गुजरते हुए वो वहाँ पे अचानक से अटैक कर देते थे। मुग़ल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन्स एंड री इन्फोर्समेंट कुड बी इजीली डिस्टर्बड, कि जहाँ पे उनकी जो सप्लाई लाइन्स थी और उनका री इन्फोर्समेंट था वो आसानी से डिस्टर्ब किया जा सके या आसानी से उनको रोक लिया जा सके। Between 1720 and 1761 the Maratha Empire expanded। In
सालों के बीच में जो मराठा एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा, एक्सपांड हुआ, इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर से उनकी जो अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे छीन ली गई। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स, जिनके हाथों में से मालवा और गुजरात भी चला गया बाय द 1720। बाय द 1730 द मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। जो पारादीप एरिया था उसके ऊपर जो मराठा किंग था वो ओवरलॉर्ड यानी कि उसका कर्ता धर्ता कहलाया गया। एंड ही पजेस्ड द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। जो कर के एक प्रकार है, रेवेन्यू के टाइप से चौथ और सरदेशमुखी इन्होंने कर लेने की शुरुआत की। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 में दिल्ली पर युद्ध करने के बाद द फ्रंटियर्स ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपांडेड रैपिडली। जो मराठा शासन था वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ, राजस्थान में और नॉर्थ में पंजाब में, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट एंड इनटू कर्नाटका एंड द तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। These were not formally included in मराठा एम्पायर। ये ऑफिशियली ये जो एरियाज थे वो मराठा एम्पायर के अंदर नहीं मिले, लेकिन बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट। लेकिन ये लोग मराठा एम्पायर को गिफ्ट देते थे एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सॉवेरेनिटी। जो मराठा शासन था उसको एक्सेप्ट करते हुए ये लोग मराठा शासक को गिफ्ट देते थे, भेंट देते थे। एक्सपांशन ब्रॉड एनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। जो एक्सपांशन था, इनका जो एरिया था वो बढ़ने लगा, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिले, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कोई कीमत चुकानी पड़ती थी। दिस मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मराठास। और इसकी वजह से जो ये मिलिट्री कैंपेन्स थे उसने दूसरे जो शासक थे उनको मराठास के प्रति इनका विरोध पैदा हुआ। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। और इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों ने जो पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ, उसके अंदर मराठाओं का सपोर्ट नहीं किया। अलोंगसाइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स, इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो उनका खत्म होने की शुरुआत के साथ में भी द मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड द मराठा रूल वाज सिक्योर। रेवेन्यू डिमांड वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट। अब जो कोई भी एक एरिया होता था वहाँ पे उनको जीत मिल जाती थी, उनका जीत का अभियान पूरा हो जाता था, तो जो मराठों का शासन था वो सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ पे जो रीजनल परिस्थितियाँ होती थी, सिचुएशंस थी, उनको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उनकी जो जमीन यानी कि कर की मांग की गई। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। इस यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो उसको इंस्पिरेशन यानी कि इनकरेज किया गया। दिस अलाउड मराठा चीफ्स सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। और इस वजह से जो सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले उन जैसे जो मराठा सरदार थे उनको शक्तिशाली यानी कि पावरफुल आर्मीज खड़ी करने के लिए रिसोर्सेज मिल सके। मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इन 1720 के अंदर जो मालवा में मराठा कैंपेन थे, इन लोगों ने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। उज्जैन एक्सपांडेड अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स। जो उज्जैन और इंदौर के प्रदेश थे वो सिंधिया और होलकर के आश्रय में फलते फूलते यानी कि आगे बढ़ते रहे। By all accounts, these cities were large and prosperous and functioned as important commercial and cultural centers. और ये जो रीजन थे वो प्रॉस्परस और इम्पोर्टेंट जो बिजनेस था, इनका जो व्यापार था उसके सेंटर के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यू ट्रेड रूट्स एमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठास। और मराठास के कंट्रोल के अंडर नए नए व्यापार के जो रूट्स थे, मार्ग थे, वो भी खुले। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन पूना। जो सिल्क का जो प्रोडक्शन था चंदेरी प्रदेश के अंदर, वो पूना में भी उसका एक नया बाजार, नया मार्केट मिला। द मराठा कैपिटल बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत। जो बुरहानपुर था कि जो पहले आगरा और सूरत के बिटवीन उसके बीच में व्यापार का क्षेत्र था सूरत, नाउ एक्सपांडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट।
कि जिसने अभी उनके जो व्यापार का क्षेत्र था उसको बढ़ा के दक्षिण में पुणे और नागपुर को, और पूर्व में जो लखनऊ का इलाका था इलाहाबाद, और उसको भी उसके अंदर शामिल कर दिया। द जाट्स, जो जाट कम्युनिटी थी, लाइक द अदर स्टेट्स द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरीज। जो 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की शुरुआत में दूसरे राज्यों की तरह जो जाट थे उन्होंने भी अपनी पावर बढ़ाई। अंडर देयर लीडर चूड़ामन, उनका जो नेता था चूड़ामन, उनके नेतृत्व के साथ दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी। इन्होंने जो दिल्ली की वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली के वेस्ट में अपना कंट्रोल जमाया। एंड बाय द 1680 दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन टू एम्पेरियल सिटीज़। जो बड़े शहर थे दिल्ली एंड आगरा, इनके बीच का जो रीजन था, क्षेत्र थे, उसमें भी इन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। फॉर अ वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, और कुछ समय के लिए ये जैसे आगरा के वर्चुअल कस्टोडियन यानी अभिरक्षक बन गए। द जाट्स वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरलिस्ट। अब जो जाट थे वो समृद्ध जो फार्मर थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ और पानीपत के जो शहर थे बिकेम इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द एरियाज डोमिनेटेड बाय देम। इन लोगों का जो इन एरिया पे कंट्रोल था वो बहुत ही व्यापार का एक क्षेत्र बन गए। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग स्टेट। और सूरजमल के राज में जो भरतपुर था वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। When नादिर शाह सेक्ड दिल्ली इन 1739, जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, अटैक किया और उसको लूट लिया, तो दिल्ली के कई इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों ने भरतपुर के अंदर रहने की शुरुआत की या तो फिर सहारा लिया। हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन एंड हायर्ड। जो नादिर शाह का सन था जवाहिर शाह, उसके पास 30,000 सैनिक थे। एंड ही टुक अनदर 20,000 मराठा एंड 15,000 सिख ट्रूप्स टू फाइट द मुगल्स। और इसने 20,000 सैनिक मराठाओं से और 15,000 सैनिक जो सिख थे उनके पास से लिए, क्योंकि वो मुगल के सामने लड़ना चाहता था। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining style seen at Amber and Agra। जहाँ जो भरतपुर फोर्ट था वो बहुत ही पारंपरिक शैली के अंदर बना हुआ था, तो सामने जो जाट थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया गार्डन बनवाया, कंबाइनिंग स्टाइल सीन एट अम्बेर एंड आगरा। जो अम्बेर और आगरा के अंदर जो शैली देखने मिली वैसा। इट्स बिल्डिंग्स वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विथ रॉयल्टी अंडर शाहजहां। और इनकी जो शाही वास्तुकला थी उनको शाहजहां के युग में जोड़ा गया था। और दिग की जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, उन्हीं के रूप के एग्जाम्पल के तौर पे या तो फिर उन्हीं को देख के बनाया गया। सो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी कम्युनिटीज़ और स्टेट्स को देखा कि जो 18th सेंचुरी के अंदर एक पॉलिटिकल फॉर्मेशंस या पॉलिटिकल ग्रुप के स्वरूप में उभरे या बाहर आए, या तो फिर उनका इन राज्यों पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। So the chapter is completed here. Read and revise it once again. Thank you.